बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर विद द सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। मैं आपको अगेन सुपीरियर कॉलेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, लास्ट हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 4 के बारे में था, जिसमें हमने चैप्टर 4 को हाफ डिस्कस किया था। आज हम सेकंड हाफ के साथ चैप्टर नंबर 4 को वाइंड अप करेंगे। Chapter number 4 is one of the most important chapter regarding your final exams. इस चैप्टर में जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप उन तमाम चीज़ों को थ्रू वीडियो लेक्चर्स और थ्रू बुक अच्छे तरीके से मेमोराइज करेंगे, ताकि आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकें और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें इन योर फाइनल रिजल्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनरशिप बिजनेस को डिफाइन हमने लास्ट टाइम भी किया था। हम पार्टनरशिप बिजनेस की डेफिनेशन से ही आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले आपको चैप्टर आउटलाइन के बारे में बता दूं। हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, उसके बाद हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस की बात करेंगे। यहाँ पर दो चीजें आपको बताना जरूरी हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। डिसोल्यूशन मींस खात्मा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों सूरतों में आपका जवाब सेम होगा। देन हम शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज की बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक चलाया जाता है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 होते हैं इन ऑर्डिनरी बिजनेस, और इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम must be 10 in case of banking business. ये आप सब लोग जानते हैं। So first of all, जी, we are talking about the definition of business, partnership business, the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. ये मैंने previous lecture में definition बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपको समझाई थी। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी registration of partnership business. This is our fourth long question from this chapter. पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आप लोगों को बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाया जाता है। तो registration means a proof of existence of partnership business or firm. Or you may also define the partnership business in the following words: the process of recording the name of the firm with the registrar of the firm is called registration. कि हम जब बिजनेस के नाम को फर्म के रजिस्ट्रार के रजिस्टर में जाके रिकॉर्ड करवाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो जैसे एरोज आपको बता रहे हैं, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, इनटू 3 स्टेप्स। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, दूसरा वेरिफिकेशन की, और तीसरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। जैसा कि नाम से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि जो पार्टनर्स अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसको वेरीफाई किया जाता है। कर्सर को देखिएगा, एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसको वेरीफाई करता है रजिस्ट्रार। और आफ्टर द वेरिफिकेशन, अगर तमाम की तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो किया जा चुका हो, तो फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स जरा ये कंसंट्रेशन के साथ नोट करिएगा
according to section 58 of Partnership Act 1932, the application of registration is to be submitted to the registrar of the region. अब एप्लीकेशन में फर्दर याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म अरेंज करते हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम वो तमाम पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे, जस्ट लाइक द नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द फर्म, name of sub offices, name of the partners, permanent addresses, date of joining of each partner, nature of business, the duration of the firm and so on. ये तमाम चीजें हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्पेसिफाई करेंगे. साथ इसके पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगाएंगे. चलान फॉर्म के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करवाएंगे और इस फाइल को भेज देंगे टू द रजिस्ट्रार फॉर वेरिफिकेशन. On the receipt of, मैं सेकंड बात कर रहा हूँ जी, on the receipt of application form and prescribed registration fee, the registrar of firms examine and verifies the information provided by the partners. If the information is true, accurate, and according to the rules and regulations, then at the third stage, the registrar issues the registration certificate to the firm. So, students, मैंने आपको पहले भी बताया कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप बिजनेस में अगर करवा ली जाए तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं. तो मैं आने वाली स्लाइड में, इस स्लाइड में आपको मैं रजिस्ट्रेशन के जो फवाइद हैं उनके बारे बात करूंगा. एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशंस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज. देखें जी, पार्टनरशिप बिजनेस अगर रजिस्टर होगा तो अंडरस्टूड है कि जो फर्म है यानी कि बिजनेस, उसको भी फायदे होंगे, पार्टनर्स को भी बेनिफिट्स होंगे और कुछ दीगर फवाइद भी होंगे जिन्हें हम अदर बेनिफिट्स या मिसलेनियस बेनिफिट्स, मिसलेनियस एडवांटेजेस भी कह सकते हैं जनाब. सो first of all, what are the different types of benefits, advantages which can be availed by the firm after the registration? सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जो फर्म रजिस्टर्ड होती है उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है. लीगल प्रोटेक्शन मींस कानूनी तहफ़्फ़ुज़, यानी आपका नाम कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपके बिजनेस के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, आपको डिसीव नहीं किया जा सकता बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स एंड अदर एजेंसीज. रजिस्ट्रेशन में याद रखिएगा कि लीगल प्रोटेक्शन में जो फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म वर्क्स विदाउट एनी fear because government provides legal protection to its business. If any other institution or firm copy the product or name of the registered firm, then it can take some legal action against the firm. नंबर 2 याद रखिएगा जी, राइट ऑफ लीगल एक्शन. जी जनाब, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया है कि अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड है तो उसके पास ये राइट है कि इन केस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन वो लीगल एक्शन ले सकती है अगेंस्ट द अदर फर्म्स और अदर पार्टीज. नंबर 3 याद रखिएगा, यूज ऑफ ट्रेडमार्क. Registered firms use their trademark to advertise their products. Due to this, the people recognize their products easily and their business becomes more profitable. लेकिन जी ट्रेडमार्क का इस्तेमाल सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म्स कर सकती हैं और सिर्फ याद रखिएगा कि रजिस्टर्ड फर्म्स ही ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर सकती हैं और इसी तरह जो कंपनीज हैं वो भी ट्रेडमार्क इस्तेमाल करती हैं. अब जो रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं उनके ट्रेडमार्क को देखकर हम बता सकते हैं कि ये कौन सी फर्म है. फॉर एग्जांपल, नाइकी का जो ट्रेडमार्क है, अगर आपके पास आपके सामने मौजूद हो तो आप उस नाइकी का नाम नहीं भी होगा फिर भी आप उसके ट्रेडमार्क को देखकर पहचान जाएंगे ये कौन सी कंपनी. एंड सो ऑन जनाब, दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्म. अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं फॉर द पार्टनर्स, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन, चूंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में तमाम के तमाम जो पार्टनर्स हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं. सो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से फिर नहीं सकते, डेविएट नहीं कर सकते. डेविएशन मीन्स फिरना. So the partnership deed is submitted to the registrar at the time of registration. So any change in the terms and condition of the agreement must be informed to the registrar. Therefore, no partner can deviate from the obligations and responsibilities of partnership business. Then हम बात करते हैं protection of rights. तो understood है कि जो फॉर्म रजिस्टर्ड होती है उसके जो पार्टनर्स के राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. डिस्प्यूट्स उनमें अगर हों तो सेटल्ड हो जाते हैं. इसी तरह उनकी जो प्रॉपर्टी है और जो उनके क्रेडिटर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस फील होता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. किताब से इन्हें लाजमी करिएगा जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर. अगर मैं दिगर फवाइद की बात करूं तो यस, जो फर्म रजिस्टर्ड है उसे बैंक्स लाजमी बात है कि लोन देंगे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस होगा.
बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होगी और सम टाइम टैक्सेस में भी सेविंग फॉर्म को मिलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट ओवर टुडेज फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर फाइनल एग्जाम्स. जी जनाब, तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत क्रूशियल है. यानी इस पूरे चैप्टर में से 90% चांस है कि इन दो क्वेश्चंस में से एक आ जाए. सेकंड वन इज डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. अगर आप ये देखें कर्सर को, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 को इंडिकेट कर रहा हूँ. हमने 3 क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किए थे और 2 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं. डेसोल्यूशन का मतलब होता है खात्मा. ये देखें, ये आपको मैंने पिक्टोरियल डायग्राम से समझाने की कोशिश की है. जनाब, ये दो पार्टनर थे, उन दोनों के दरमियान बिजनेस हो रहा था, क्लैश आ गया. रेड कलर का आपको उसमें दरार नजर आ रही है, तो ये क्लैश आ गया जनाब, बिजनेस का खात्मा हो गया. इसे कहते हैं डेसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. डेसोल्यूशन की डेफिनेशन आपके सामने है. द डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डेसोल्यूशन. अगर मैं इन्हें दूसरे अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूं तो डेसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज को खत्म कर देना और बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करना, एसेट्स में से लायबिलिटीज को पे ऑफ करना और बिजनेस को वाइंड अप कर देना. दैट विल बी द डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डेसोल्यूशन के 2 तरीके होते हैं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और सेकंड हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. हम नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और वहां डिस्कस करेंगे बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट जनाब. सो विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में याद रखें बाय एग्रीमेंट, बाय नोटिस, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप डीड और कॉन्टीजेंट डेसोल्यूशन. बाय एग्रीमेंट से क्या मुराद है? बाय एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर ना पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त पार्टनर्स डिसाइड कर लें कि जनाब हम 2 साल तक बिजनेस करेंगे, आफ्टर 2 इयर्स खत्म कर देंगे, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया. सो यस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड बिजनेस विल बी डिसॉल्व. बाय नोटिस का मतलब ये होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932. अगर कोई पार्टनर 14 डेज नोटिस भेज दे, 14 डेज नोटिस का मतलब क्या है कि एक पार्टनर बाकी सब पार्टनर्स को एक नोटिस भेजता है जो 14 डेज होता है. विद इन 14 डेज उस नोटिस में जो चीजें डिसाइडेड होती हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है और बिजनेस को वाइंड अप कर दिया जाता है. Breach of partnership deed. Yes, if any partner willfully or persistently commits the breach of partnership deed and agreement, then the other partners may dissolve the partnership. बिजनेस कॉन्टीजेंट रेजोल्यूशन में याद रखिएगा कुछ खास वाकयात रूनुमा होने पर, इन केस ऑफ सॉल्वेंसी, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, in case of insolvency, in case of unlawful business, in case of death of the partner, in case of completion of the period, in case of retirement of the partners, under all such circumstances business will be dissolved. That will be known as contingent dissolution. दूसरा याद रखिएगा जी, हम अगर बात करें सेकंड वन, तो सेकंड वन याद रखिएगा जी, मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन में हम बात करते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. इसमें बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में हमारे पास ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे इंसैनिटी है, इनकैपेबिलिटी है, मिसकंडक्ट है, ब्रीच ऑफ एक्ट है, कॉन्टिन्यूस लॉस है, मिसयूज ऑफ पावर्स है. अंडर ऑल सच सर्कमस्टांसेस बिजनेस विल बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. इंसैनिटी मींस अगर किसी पार्टनर का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाए तो कोर्ट के कहने पर बिजनेस को खत्म कर दिया जाता है. इफ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड देन कोर्ट मे डिसॉल्व द पार्टनरशिप बिजनेस. इसी तरह इनकैपेबिलिटी का मतलब है कि इफ अ पार्टनर हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज पार्टनर देन द कोर्ट मे डिसॉल्व द फर्म. यस, मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि आपस में अगर कोई पार्टनर्स के आपस में क्लैशेस बन रहे हैं और मिसकंडक्ट किसी पार्टनर की तरफ से होती है, ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ एनी पार्टनर फर्म विल बी डिसॉल्व. इसी तरह याद रखिएगा जी, कॉन्टिन्यूस लॉस, जैसा नाम से जाहिर है कि अगर बिजनेस कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है तो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट बिजनेस को खत्म कर दिया जाता है. ब्रीच ऑफ एक्ट, ये नंबर 3 देख लीजिएगा, कॉन्टिन्यूस लॉस की बात होगी है. यहाँ पे ब्रीच ऑफ एक्ट का मतलब है पार्टनरशिप एक्ट 1932. लाजमी बात है कि अगर कोई एक्ट को एक्सप्लॉइट करेगा, ब्रीच करेगा, तोड़ेगा, तो बिजनेस विल बी डिसॉल्व. द लास्ट वन इज मिसयूज ऑफ पावर्स. मिसयूज ऑफ पावर में याद रखें कि अगर पार्टनर्स आपस में पॉजिटिव मैनर्स के
थ्रू काम नहीं करते, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो बिजनेस विल बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सो शॉर्ट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आप इजीली जो मैंने आपको लेक्चर अभी आपसे डिस्कस किया है उसकी रोशनी में आप इसको कर सकते हैं। फॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो हमने सारी बात की है, ये भी आपके सामने है। अगर मैं बात करूं डेसोल्यूशन की तो ये भी आपको बता दिया गया है। जनाब ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट थे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस लेक्चर में शामिल कर ली हैं। तो आप अगर आपसे पूछा जाए जी कि क्या ड्यूटीज हैं अपना पार्टनर्स की, तो याद रखिए जी पार्टनर्स आपस में हमेशा सिंसियर और फेथफुल चलेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे और अबाइड बाय द डिसीजन की पैरवी करेंगे, फैसलों की पैरवी करेंगे और एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे, सीक्रेसी को मेंटेन करेंगे। ऑल दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। अगर मैं राइट्स की बात करूं तो जनाब हर पार्टनर का ये राइट है कि प्रॉफिट को शेयर करेगा और अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ओपिनियन यानी अपनी राय का इजहार कर सकता है और अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। ऑल दीज आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं तो याद रखें जी लायबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर है, रिटायर्ड है, डिसीज्ड है, इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इन सब की लायबिलिटीज होती हैं जो बिजनेस में इन्हें पे ऑफ करनी पड़ती हैं। The last one is list down the types of partnership under Islamic laws. जी इस्लामिक लॉज में भी पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो किया जाता है। अंडर इस्लामिक लॉज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, शिरकतुल मफावदा, शिरकतुल अनान, शिरकतुल वजू और शिरकतुल तकाबल। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अंडर इस्लामिक लॉज। एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं आज के लेक्चर के। पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। जनाब आप ये बार बार मेरे से सुन चुके हैं। 1932 के तहत कारोबार किया जाता है। लिमिटेड पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड अंडर लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2017। यहाँ एक बात बताता चला जाऊं, जो स्टूडेंट थोड़ी पुरानी बुक फॉलो करेंगे वहाँ उन्हें नजर आएगा कि लिमिटेड पार्टनरशिप 1907 है, 1907 है। जी जनाब वहाँ पे दुरुस्त लिखा हुआ था का वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि पहले लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907 था, उसे अमेंड करके 2017 में कन्वर्ट कर दिया गया। इसलिए यू पीपल आर सजेस्टेड टू बाय अ न्यू बुक फ्रॉम द मार्केट प्लीज। जनाब नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉर्मली अनलिमिटेड होती है। ये अनलिमिटेड बिजनेस इसको मैं सही कर देता हूँ, जस्ट मोमेंट प्लीज। जी स्टूडेंट्स ये थर्ड एमसीक्यू देख लीजिएगा। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉर्मली अनलिमिटेड, यानी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो नॉर्मली अनलिमिटेड होती है। फोर्थ एमसीक्यू इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें पूछा ये जा रहा है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैपिटल लगाते हैं उस बारे कोई मतलब उसमें डिसाइडेड चीज ना हो, तो फिर हर पार्टनर को उसके एक्स्ट्रा लगाए हुए कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6% मिलेगा जनाब। ये ध्यान में रखिएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द इंटरेस्ट रेट ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज 6%। डी ऑप्शन के लिए जाएंगे आप। When did the partnership business comes into being? Yes, 1872 जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है। 1872 में पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया गया था। तो एमसीक्यूज जो आपको असाइनमेंट के साथ मिलेंगे उसमें याद रखिएगा कि स्टेटमेंट इनसे मिलती जुलती है होगी, थोड़ा सा एमसीक्यू को ट्विस्ट किया जा सकता है, तो इसलिए आप मुकम्मल तौर पर उस एमसीक्यू को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद उसका रिस्पॉन्स करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और जो चीज़ें आपसे डिस्कस की जा रही हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।